हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएड फोर्थ सेमेस्टर के स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है पाठ्यक्रम विकास तथा शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। पाठ्यक्रम विकास के संबंध में इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब हम पाठ्यक्रम की विकास की बात करते हैं तो इसका जो पहला चरण है वो है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। ठीक, तो शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। और हमने ये भी जाना था कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो स्टडीज हैं, जो उनके अध्ययन हैं, जो उनके अनुभव हैं, उन अनुभवों का प्रयोग किस प्रकार से हम शैक्षिक उद्देश्यों में के निर्धारण में करते हैं। तो इसी क्रम में हमने बीएस ब्लूम का जो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण था या टैक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव था, उसको पढ़ा था। अब आज हम ये पढ़ते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के मानदंड क्या है, मतलब किन मानदंडों के आधार पर, किन कसौटियों के आधार पे हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारक तत्व अर्थात निर्धारण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला तत्व आपका है प्रबुद्ध एवं रुचि संपन्न व्यक्तियों के मतों एवं अध्ययनों का संदर्भ। समाज में और विश्व के विभिन्न कोनों में जो विद्वान हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो दार्शनिक लोग हैं, जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, तो पाठ्यक्रम के विकास के संबंध में वो लगातार अध्ययन करते हैं, लगातार रिसर्च करते हैं। तो उन लोगों के जो रिसर्च हैं, उन लोगों के जो अध्ययन है, उनके आधार पे जो अभिमत बने हैं या उनके आधार पे जो विश्लेषण उन्होंने किया है, हमेशा शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में उनका जो है संदर्भ जरूर लिया जाता है। दूसरा है विभिन्न आयोगों एवं समितियों के सुझाव। विभिन्न देश की सरकारें शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में अनेक आयोगों और समितियों का गठन करते हैं और उनसे सुझाव आमंत्रित करते हैं। तो उनके द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं, निश्चित रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में उन सुझावों का प्रभाव पड़ता है। मानव के व्यक्तिगत विकास से जुड़े विभिन्न पहलू, आप सभी लोग जानते हैं कि मानव के विभिन्न विकास के विभिन्न पहलू, जैसे उसका सामाजिक विकास है, उसका व्यक्तिगत विकास है, उसका शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है। तो लगातार पूरे विश्व में मनोवैज्ञानिक आधार पे नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं, विकास के नए नए जो है आपके जो है फॉर्मूले आ रहे हैं। तो उन आधार पे जो है उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि आज की परिस्थितियों में कौन सा घटक या कौन सा उपागम, कौन सी अप्रोच सबसे अच्छी है, तो ये चीजें भी जो है हमारे शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसके बाद शिक्षा के विकास का ऐतिहासिक विश्लेषण, अर्थात हम जो हमारी सभ्यता है, शिक्षा का जो हमारा इतिहास रहा है, जैसे भारत की यदि हम बात करें तो वैदिक काल से लेकर और उसके उत्तरोत्तर चरण में बौद्धिक काल और जो आपका मध्ययुगीन काल था और आधुनिक काल है, तो इन कालों में जो है भारत का शैक्षिक इतिहास कैसा रहा है। तो इन तमाम चीजों से सीखते हुए, इन तमाम चीजों का विश्लेषण करते हुए हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। समाज की तात्कालिक आवश्यकता है, यानी प्रेजेंट टाइम में जो बहुत इमेंस नीड ऑफ सोसाइटी की कह सकते हैं, वो क्या है। जैसे आजकल के संदर्भ में यदि हम कोरोना वायरस का संदर्भ लें, तो आजकल ऐसा लग रहा है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को या हमारे शिक्षा व्यवस्था में एक विषय ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें स्वास्थ्य के बारे में कुछ मूलभूत जानकारियां या ज्ञान सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए, या हमें मेडिकल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, रिसर्च पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक जटिलताएं तथा परिवर्तन। आप लोग सभी जानते हैं, जैसे भारत की बारे में हम बात करें तो भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ पूरा समाज अनेक स्तरों पे
बटा हुआ, अर्थात हमारी जो सोसाइटी है वो स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी है और इसके साथ साथ हमारा समाज बहुसांस्कृतिक समाज है। तो ये जो सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताएं हैं, तो इनमें कुछ जटिलताएं होती है। उन जटिलताओं को हम कैसे एड्रेस कर पाएं और दिन प्रतिदिन जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं उनको हम कैसे एड्रेस कर पाएं, इसके लिए हम शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में जो है उन सारे परिवर्तनों को और उन सारी समस्याओं को क्या देते हैं, जगह देते हैं। तो ये बिंदु भी जो है हमारे शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसके बाद है तकनीकी परिवर्तन। आप सभी लोग जानते हैं कि धीरे धीरे लगातार नई नई तकनीकियां आ रही है। जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस जो है हमारे शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात जैसे हम शिक्षण की बात करें, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करें, तो यहाँ पे लगता है जो विभिन्न परिस्थितियां चेंज हो रही है तो तकनीकी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। आजकल जो है सारे लोग जो है ऑनलाइन माध्यम से टीचिंग की बात कर रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन हमारे हैं, अब हमें जो है अपने शैक्षिक उद्देश्यों में इन सारी चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा। तो हमने आपको बताया कि शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में जो विभिन्न विद्वान हैं, इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो विभिन्न विद्वान हैं, उनकी जो स्टडीज हैं, उनके जो अनुभव हैं, उनका उनका जो है संदर्भ जरूर लिया जाता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के संबंध में वीके व्हीलर द्वारा प्रस्तावित एक मानदंड है। उन्होंने अपनी पुस्तक करिकुलम प्रोसेस में आधुनिकतम स्थिति और दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के उद्देश्य के निर्धारण में निम्नलिखित मानदंड प्रस्तुत किए। इसमें सबसे पहला है मानवीय अधिकारों से तादात्म्य। मानवीय अधिकारों से तादात्म्य का मतलब है कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा मानव उत्थान का सर्वोच्च साधन है। ठीक, अतः शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में मानव विकास के निम्नलिखित पहलुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहला है कि उच्च जीवन स्तर, आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के अवसर। हमारे शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में हमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मानवीय अधिकारों के तहत ये ध्यान देने की बात है कि उच्च जीवन स्तर हम कैसे प्राप्त कर पाए। एक जो है जो क्वालिटेटिव लाइफ या जो विकास की हम बात करें वो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट कैसे हो, जैसे जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके साथ साथ जैसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी शिक्षा की सुविधाएं, शुद्ध पेयजल की सुविधाएं, साफ सफाई, ये सारी चीजें उच्च जीवन स्तर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, तो उन्होंने अपने पहले बिंदु में व्हीलर ने बताया कि उच्च जीवन स्तर कैसे प्राप्त किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जो है सामाजिक और आर्थिक प्रगति के अवसर कैसे प्राप्त हो, ये शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी एवं सांस्कृतिक मूल्यों को प्रोत्साहन। आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय ग्लोबलाइजेशन का युग है, वैश्वीकरण का युग है और विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई है, आधारित है। तो ऐसी स्थिति में हमारा पाठ्यक्रम ऐसा हो जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी को प्रोत्साहन दे और जो विभिन्न सांस्कृतिक विविधताएं हैं, पूरे विश्व के विभिन्न सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनको प्रोत्साहित करें। अर्थात कई बार जैसे हमने देखा कि जो विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां हैं, लोगों का पहनावा है, खान पान है, लोगों का जो बोलचाल है की भाषाएं हैं, तो उस आधार पे हिंसा होती है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में सिखों की हत्या होगी, या जो लोग पगड़ी पहने हैं या जो लोग दाढ़ी रखे हुए हैं तो उन पे जो है हमला हो रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो इससे जो है हम मानवीय जो मूल्य हैं, जो मूलभूत मानवीय मूल्य हैं, उनका संरक्षण नहीं कर पा रहे। तो हमें पूरे विश्व में जो विविध सांस्कृतिक विविधता है, उस विविधता को हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पाठ्यक्रम के द्वारा उसको एड्रेस करना पड़ेगा। मानवाधिकारों का संरक्षण तथा जाति, धर्म, भाषा एवं लिंग भेद के बिना सार्वभौमिक समाधान, जो मानवाधिकार है, बेसिकली जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय की जो अधिकार है, जो लोकतांत्रिक मानव के जो अधिकार है,
उन अधिकारों का संरक्षण हो और जाति, धर्म, भाषा एवं लिंग के आधार पर जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। तो शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में इन सारी बातों को जो है ध्यान में रखा जाना चाहिए। अर्थात हमारी शिक्षा ऐसी हो जो धर्म, भाषा, लिंग के आधार पे जो भेदभाव होता है, क्षेत्र के आधार पे जो भेदभाव होता है, सांप्रदायिकता के आधार पे जो भेदभाव होता है, हमारे बच्चे को उससे ऊपर उठा दे। दूसरा जो मानदंड इन्होंने दिया है वो है लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूल। अर्थात शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य केवल प्रजातांत्रिक सिद्धांतों से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रजातांत्रिक सिद्धांत अर्थात स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय प्रजातंत्र के मूल तत्व हैं। तो इनसे ओतप्रोत जो व्यवस्था हो वहां पे शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि प्रजातंत्र ही वह व्यवस्था है जिसमें सभी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की सही ढंग से पूर्ति की जा सकती है। अतः इस दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, पहला आपका है प्रत्येक व्यक्ति के महत्व एवं गरिमा का समादर किया जाना चाहिए, यानी उसको आदर प्रदान किया जाए। और इसको हम यदि जो है मानवाधिकार से जोड़ें तो यानी उसको जो है कुछ मूलभूत ऐसे अधिकार प्राप्त हों जिसके द्वारा वो एक गरिमापूर्ण जीवन क्या कर सके, गरिमापूर्ण जीवन जी सके। प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं का अधिकतम विकास करने तथा दूसरों के विकास में भागीदार बनने की अवसर प्रदान किए जाए। प्रत्येक व्यक्ति को वो जिस भी फील्ड में जो भी काम करना चाहता है अपने विकास के लिए, उसको ऐसा करने की अवसर प्रदान किए जाए। तो आपको पता है कि ये सारा जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही संभव है। और इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो किसी भी आधार पर है। यदि हम लोकतांत्रिक दृष्टि से देखें तो यदि सामाजिक आधार पर है, जैसे हमारा समाज जो है विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है, वो सांस्कृतिक आधार पर है, वो भाषा के आधार पर है, तो ये जो विविधताएं हैं उन विविधताओं का आदर किया जाए और उन विविधताओं में जो है विविधताओं के आधार पर जो है किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। ठीक, तो लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूल मानदंड के अंतर्गत अर्थात हम जब भी शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करें तो हम लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनी शिक्षा व्यवस्था का अंग जरूर बनाएं। तीसरा है सामाजिक सार्थकता। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं, शैक्षिक उद्देश्य जो है शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के दो स्रोत इसके हैं। पहला व्यक्ति है और दूसरा समाज है। यानी व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम शैक्षिक उद्देश्यों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो हम इसके द्वारा सामाजिक सार्थकता अर्थात हमारे शिक्षा के उद्देश्य ऐसे हों कि जो बालक के अंदर कुछ ऐसे मूल्य और निष्ठा विकसित करे जिसके अंतर्गत वह विभिन्न प्रस्तावित समाधानों का सही मूल्यांकन कर सके और समाज के विकास में योगदान दे सके। अर्थात समाज के अंदर जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, राजनीतिक, आर्थिक या दूसरे प्रकार की समस्याएं हैं, उनके जो समाधान है, समाज में जो प्रचलित समाधान है, क्या वो समाधान सही है? आर्थिक समस्या से इस प्रकार से निपटा जा रहा है, सामाजिक समस्या से इस प्रकार से निपटा जा रहा है, तो जो प्रचलित समाधान है क्या वे समाधान सही है, एप्रोप्रिएट है? बच्चे के अंदर जो है शिक्षा के उद्देश्यों के द्वारा या जो शिक्षा उसे हम दे रहे हैं उसके अंदर इन तमाम व्यवस्थाओं के मूल्यांकन की शक्ति विकसित हो और वह समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसके साथ साथ वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण कर उससे समायोजन की क्षमता का विकास। समाज की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से हमें समायोजन करना। कुछ समस्याओं का तो हम समाधान कर सकते हैं, लेकिन कुछ समस्याओं के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो हम कैसे उनके साथ एडजस्टमेंट करें, शिक्षा के उद्देश्यों के द्वारा इन सारी बातों पे भी बल दिया जाना चाहिए और भावी समाज के संबंध में उपयुक्त योजना का विकास। यानी आने वाला जो हमारा समाज है उस समाज के सामने क्या क्या चैलेंजेस है और उन चैलेंजेस को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, उन समस्याओं का समाधान हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके संबंध में व्यक्ति क्या कर सके, हमारी शिक्षा के द्वारा कुछ जो है
महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित किए जा सके जिनको विद्यालय और समाज द्वारा पूरा किया जाए। चौथा है आपका बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताएं। आप सभी लोग जानते हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंस है जिसमें हम मनोविज्ञान में फोकस करते हैं, तो पाठ्यक्रम निर्माताओं को बच्चे के विकास की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। जैसे उद्देश्यों के निर्धारण में जो बालक की शारीरिक मानसिक विविधता है और जो उसका अलग प्रकार का नेचर है जो दूसरे बालक से अलग है, ठीक है, तो उस चीज को जो है हमें महत्व देना चाहिए, उस चीज को इम्पोर्टेंस देना चाहिए और उसके आधार पे बालक को विकास के अवसर प्रदान करने चाहिए। बालक के सर्वांगीण विकास हेतु समुचित अवसर, अर्थात जैसे हम कह रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस है तो मतलब सारे बालकों की आवश्यकताएं अलग अलग है। जब आप एक क्लास में जाते हैं तो आपको विभिन्न सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे वहां पे बैठे हुए मिलते हैं। तो यदि हम इस दृष्टि से देखें तो उन बालकों की आवश्यकताएं, क्षमताएं, रुचि, अभियोगिता भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो एक शिक्षा व्यवस्था को अपने शैक्षिक उद्देश्यों के द्वारा इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से एड्रेस करना चाहिए। इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से महत्व देते हुए बालक और समाज के विकास की प्रयास करने चाहिए। बालक को अपने गति के अनुसार विकास के अवसर प्राप्त हो, अर्थात हम उस पर अनावश्यक कोई चीज थोपे नहीं। उसकी जो रुचि, योग्यता, क्षमता है उन सारी चीजों का हम क्या करें, अपने शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में ध्यान रखें। अर्थात जब हम, यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम अपना पाठ्यक्रम बना रहे हैं, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कर रहे हैं, तो हम इन सारी चीजों को जो है हम इन सारी चीजों का हम ध्यान रखें कि हमारा समाज ऐसा है, हमारे समाज में इस प्रकार की विविधताएं हैं, इस प्रकार की जटिलताएं हैं, हमारे समाज में इस प्रकार के लोग हैं और इन लोगों के शैक्षिक विकास के लिए, इन लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए हमें इन तथ्यों को, इन बिंदुओं को, इन प्रकरणों को, इन क्रियाओं को अपनी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में रखना चाहिए और बालक के अंदर भावी जीवन की तैयारी हेतु आत्मविश्वास जगाना। अब जैसे आजकल की परिस्थितियां देखें, सारे लोग घरों में लॉक हैं, तो बच्चों के मन में भी बहुत सारी शंकाएं हैं कि ठीक है, हमारे किसी के माँ बाप बुजुर्ग हो गए, अब जो है धीरे धीरे परिवार की जो जिम्मेदारी है उनके कंधों पे आ रही है, तो वो अपने भविष्य के लिए चिंतित है कि कैसे होगा, क्या होगा, हमारी आर्थिकी कैसे चलेगी और जो विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस हमारे फ्यूचर में आएंगे उनको हम कैसे फेस करेंगे। तो शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में हमें बहुत छोटी क्लासेस से इन सारी बातों का जो है इन सारी बातों को फेस करने के लिए अपने बच्चे को तैयार करना है कि विभिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार के चैलेंज उसके सामने आ सकते हैं और वो उनसे किस प्रकार समायोजन या उनका किस प्रकार समाधान कर सकता है। और पांचवा और अंतिम बिंदु है संतुलन यानी बैलेंस। संतुलन से तात्पर्य है कि जो ये ऊपर के ये चार बिंदु है, जो मानव अधिकार के संबंध में या मानव विकास के संबंध में हम देखें, या जो है लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में हम देखें, सामाजिक प्रभाव के बारे में हम देखें, या जो है बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के बारे में हम देखें, इन चारों बिंदुओं को या इन चारों पहलुओं को जो है हमें समान महत्व देना, इन सारे चीजों पे हमें समान बल देना। ऐसा नहीं कि हम किसी चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और किसी चीज पे कम फोकस कर रहे हैं। ऐसा करने से जो है हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों को या वास्तव में जो हम विकास चाह रहे हैं, जो परिवर्तन व्यक्ति और समाज में चाह रहे हैं, उन परिवर्तनों को